जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। हमेशा की तरह शाम 6 बजे हम बात करने वाले हैं उस युद्ध की जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि दोनों तरफ से ही वार प्रतिवार जारी है। एक तरफ रूस है जो रुकने को तैयार नहीं है, एक तरफ यूक्रेन है जो झुकने को तैयार नहीं है। 47वां दिन हो चुका है। 47वें दिन के बाद क्या इस युद्ध के परिणाम में कोई बदलाव आएगा? बदलाव की बात हम इसलिए करने लगे हैं क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन आमने सामने है, तो दूसरी तरफ आज दो बड़ी महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे आमने सामने जब मोदी मिलेंगे बाइडेन से। युद्ध के इस दौर में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हो, जब लगातार ये कहा जा रहा हो कि युद्ध के हालातों में अगर सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को होता है, तो इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और साथ ही साथ रूस यूक्रेन में मच रही तबाही पर एक फुल स्टॉप लगाने की जिम्मेदारी विश्व गुरु कहे जाने वाले अगर भारत पर है, तो आज किस तरीके से जो बाइडेन और मोदी की मुलाकात इसके लिए एक नया खाका तैयार करेगी, आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस। क्योंकि ये मुलाकात है मजबूत, ये मुलाकात लोग ये भी कह रहे हैं कि मुलाकात तो बहाना है लेकिन अमेरिका के करीब आना है। क्या ऐसी स्थिति भी आ गई है? क्योंकि जिस तरीके से भारत ने 10 बार वोटिंग से अपने आप को दूर रखकर न्यूट्रल साबित कर दिया है, क्या अमेरिका इससे नाराज चल रहा है, या फिर यूं कहें कि अमेरिका को भारत की इस स्ट्रैटेजी से एक बड़ा नुकसान उठाने की उम्मीद अभी से सता रही है। और इसीलिए इस युद्ध के दौर में दोनों मुलाकात कोई नया खाका तैयार करेगी। इन सब पर हम करेंगे खुलकर चर्चा। लेकिन आइए बीते 24 घंटे में हुआ क्या है जल्दी से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बीते 24 घंटे में ये युद्ध कहां पर जा पहुंचा है, क्या परिस्थितियां बनी हैं। इन पॉइंट्स के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 47वां दिन है आज, और देखिए आज हो क्या कह रहा है। बीते 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं। यूक्रेन को सैन्य परिवहन विमान भेजने की अब जिम्मेदारी उठा रही है न्यूजीलैंड ने। यूक्रेन को लगातार समर्थन मिल रहा है, लॉजिस्टिक दिए जा रहे हैं ईयू की तरफ से। इसके पहले देखिए रूस के 20% से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, ये दावा यूक्रेन भी कर रहा है। क्योंकि देखिए 47 दिन हो चुका है, प्री वॉर स्ट्रैटेजी में रूस ने बदलाव किया, बावजूद इसके यूक्रेन अगर ये कहता है कि 20% से ज्यादा सैनिक रूस के मारे जा चुके हैं, तो ये क्या रूस के मनोबल को तोड़ने वाला है? इसके साथ ही साथ यूरोपीय संघ ने रूसी एयरलाइंस को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, यानी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का दौर अब भी जारी है। लेकिन इस प्रतिबंध के दौर का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा रूस को। पुतिन से मुलाकात करेंगे ऑस्ट्रिया के चांसलर। इन सब के बीच पुतिन को मनाने के लिए भी लगातार दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं। कीव को उपनगरों से जोड़ने वाला अस्थायी पुल फिलहाल खोल दिया गया है। कीव जो यूक्रेनी सेना का कहना है कि हमने रूसी सेना से अपने कब्जे में ले लिया है, हालांकि रूस ये कह रहा है कि हम वहां से पीछे हटे हैं। लेकिन इन सब के बीच में दक्षिण कोरिया की संसद में जेलेंस्की का संबोधन भी है, और यह संबोधन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन सब के बीच वॉर अपडेट में हम एक और कड़ी को जुड़ता हुआ देख रहे हैं, और इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है कीव के आसपास के इलाके में 1200 शवों का फिर से एक नया कब्रिस्तान मिलना। सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन्हें मारा किसने है, रूसी सेना ने या फिर वॉर प्रोपेगेंडा करने वाले जेलेंस्की के ही सैनिकों ने। वहीं आने वाले सप्ताह में युद्ध के लिहाज से जेलेंस्की के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस लगातार अटैक कर रहा है। रूस ने अपने प्री वॉर स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है, और ये स्ट्रैटेजी क्या यूक्रेन के लिए बड़ी ही मुसीबतें खड़ी करने वाली है। तो इस वॉर अपडेट्स के साथ ही और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। वॉर ब्रेकिंग की तरफ अब रुक करेंगे, वॉर जोन से सीधे निकलकर वॉर ब्रेकिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग, बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये कहा जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, खासतौर से यूक्रेन संकट सहित कई मुद्दों पर यह बातचीत होने वाली है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, एक बड़ा बयान दिया गया है, हर मोर्चे पर बात होगी। बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का एक दावा, और यूक्रेन संकट पर भारत के रुख पर अमेरिका का क्या रुख होगा। आइए ऐसी वॉर ब्रेकिंग के साथ ही अब शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की, और हमारे साथ दो विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। हमेशा की तरह स्वागत करती हूँ, स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने
रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डिप्लोमेट एएस बहल साहब भी, बहुत बहुत स्वागत बहल साहब आपका भी। आइए शुरुआत करते हैं और कर्नल साहब सीधे आपके पास पहले आती हूँ, क्योंकि देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो युद्ध शुरू हुआ था इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, रूस का राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ जेलेंस्की की जिद। ये दो मोर्चे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मोर्चा आज अगर एक मुलाकात होने वाली है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये मुलाकात क्या इस युद्ध के लिहाज से कोई नतीजा निकाल पाएगी? कर्नल शैलेंद्र। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अगर मिलते हैं, आज बात करते हैं, तो वो ये जरूर बात होगी कि रशिया और यूक्रेन वॉर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और ऐसा मेरी सोच है कि यूएस और बाइडेन साहब का पूरा जोर इस बात पर होगा कि किसी तरह इंडिया का सपोर्ट लिया जाए और इंडिया शुड गो अगेंस्ट रशिया, कि इंडिया को आगे आना चाहिए इस लड़ाई के खिलाफ। ये जरूर होगा। मुझे लगता है अब तक प्राइम मिनिस्टर ने अपना दिमाग जरूर बना लिया होगा, क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, तो उन्होंने जरूर इसका जवाब सोच, और भगवान करे कि वो जवाब कुछ इस तरह का हो कि इंडिया का स्टैंड जो अब तक चला आ रहा है चेंज ना हो। क्योंकि अगर सिर्फ बाइडेन साहब के कहने से चेंज होता है तो ये एक अपने आप में एक कमजोरी मानी जाए और फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि हमारा चेंज यूएस के कहने से चेंज होता है। अगर हमें आती है, अगर कोई चीज हम कन्विंस्ड हैं, हम जरूर चेंज करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो हमने सूझबूझ स्टैंड लगा रखा है, वो स्टैंड बरकरार रहना चाहिए। कुछ इस तरह की बात प्राइम मिनिस्टर को जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, बहल साहब आपके पास आते हुए, आज की तारीख में अगर हम ग्लोबली देखें और ग्लोबल डिप्लोमेसी के हिसाब से देखें तो भारत इसके केंद्र में आ चुका है। दो बड़े देशों के बीच में दो महाशक्तियां जो आपस में, यूक्रेन को मैं इसलिए महाशक्ति अब कह रही हूं क्योंकि नेटो और अमेरिका का समर्थन है, यूक्रेन तो बस एक बहाना है, जो हमेशा से आपने कहा भी है और मैंने भी कहा है। तो अगर यहां पर यह परिस्थिति बन रही है तो ग्लोबल अब में जो एक केंद्र बन गया है भारत, ग्लोबल कूटनीति में कहना चाहिए जो केंद्र बन गया है भारत, आज की तारीख में भारत से कई अपेक्षाएं हैं। भारत का रुख लगातार तटस्थ रहा है, लेकिन अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को यह भी देखना होगा कि दो मेजर मुद्दे हैं, एक स्ट्रैटेजिकल मुद्दा है, दूसरा इकोनॉमिक अफेयर का भी मुद्दा है। तो भारत इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को किस तरीके से कंपैटिबल कर पाएगा अपने साथ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया था कि राष्ट्र अध्यक्षों को मीटिंग हो, क्योंकि अभी कल ही शुरू हो जाएगी 2+2 की जो मीटिंग है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों कंट्रीज के मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये वाली जो मीटिंग है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये एजेंडा सेट करेगी उस मीटिंग के लिए कि आगे किस दिशा पे हमको जाना चाहिए। और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव है, इसका ये मतलब है कि वो चाहते हैं कि ये जो बदलता वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें अभी तक भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है और दोनों अपने आप को प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट है, उनका ध्यान रखा है, तो वो स्टैंड में बदलाव आए और हम जो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका अपनी तरफ बना रहा है और जो रशिया और चीन को आइसोलेट कर रहा है, तो उसमें हम उसके साथ दिखें। क्योंकि इसमें इंडो पैसिफिक के अंदर, इसमें तीसरा मुद्दा आता है इंडो पैसिफिक का। इंडो पैसिफिक के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, जो चाइना को, चीन को कंटेन करने के लिए है, तो उसकी भी इसमें बातचीत होगी। और साथ में इस बात पे भी, मुद्दे पे बात आएगी कि जो LAC पे भी हमारे ऊपर उन्होंने एग्रेशन दिखाया है चीन ने, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। और साथ साथ में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, आप जो इकोनॉमिक की बात कर रहे थे, वहां पे कहना चाहूंगा कि जो हम भारत से तेल, जो रूस से तेल ले रहे हैं, पर हम तो वो 2% का भी नहीं तेल होगा, 3 मिलियन बैरल्स तो सिर्फ 1.5% होता है। तो अगर हम कितना भी तेल ले लें तो 2 या 3% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसकी पेमेंट जो होगी वो रूबल में होगी।
और कभी भी जब हम विश्व की जो इकोनॉमी को स्थिरता लाने की बात करते हैं तो वहां पे अमेरिकन सिस्टम जो है फाइनेंशियल सिस्टम, वो बहुत बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे वो स्विफ्ट का फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो और अमेरिकन डॉलर का अपना वजूद है, क्योंकि और कोई भी ऐसी करेंसी नहीं है जिसमें फॉरेन रिजर्व्स को आप देखते हैं या आंकते हैं। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हम एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ जाएं जो कि रूबल से रिलेटेड हो या कोई और करेंसी से रिलेटेड हो। और ये तब होगा जब हम तेल लेंगे या डिफेंस इक्विपमेंट कंटिन्यूअसली लेंगे, या जो दूसरे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम रशिया को करते हैं उस हिसाब से करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ये इस मुद्दे पे भी बात करेगा कि जो ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर भारत न जाए। और चौथी चीज पे जो बातचीत कर सकते हैं वो होगी साउथ एशिया के ऊपर। जो अफगानिस्तान में क्या कंडीशन है आज की तरफ तालिबान के बारे में, या जो पाकिस्तान में स्थिति, जो अब नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आज 8:30 बजे उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी है, तो कहीं ना कहीं वो भी इशू आएंगे। और श्रीलंका का जो इशू है तो कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रीलंका के लिए, जो कि एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी बातचीत आएगी। तो कहीं ना कहीं आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बातचीत होगी और जो आगे 2+2 का जो आ रहा है उसके लिए भी रास्ता बनेगा। बिल्कुल, यानी ये एक चीज तो तय है। देखिए, क्योंकि हमारे जो पास पड़ोस के जो मुल्क हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, वहां पर ज्यादातर हम अस्थिरता देख रहे हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आपके पास आते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एस बहल साहब ने कहा कि एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम नहीं खड़ा हो जाना चाहिए। अमेरिका को इस चीज का डर है, लेकिन उससे भी बड़ी एक जो महत्वपूर्ण चीज है, जब हम रशिया की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारा एक बहुत मेजर स्ट्रैटेजिकल पार्टनर भी रशिया रहा है। जब हम सबसे ज्यादा मुसीबत में थे तो रूस ही हमें हमेशा से मदद करता रहा है और इतिहास इस चीज का गवाह है। ऐसे परिस्थिति में क्या भारत के सामने एक चुनौती नहीं है कि दोनों को सेटिस्फाइड वो कर सके, रूस को भी कर सके और अमेरिका को भी कर सके? ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है? और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भारत के सामने? दोनों के बीच में कैसे कंपैटिबिलिटी बना पाएगा भारत? मुझे लगता है कि भारत और भारतीय गवर्नमेंट और भारतीय पब्लिक को एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए। बंद करो ये लोगों को सेटिस्फाई करना। हमें किसी को सेटिस्फाई नहीं करना, पहले हम अपने आप को सेटिस्फाई करें। हम कन्विंस्ड हो कि ये आदमी हमारे लिए ठीक है, ये कंट्री हमारे लिए ठीक है। मुझे ये बताइए कि मैं कब तक जीऊंगा इस बात को लेकर कि यस, रशिया मेरे साथ रहा है। रशिया अगर आज मेरे साथ है या नहीं, मुझे ये जरूर देखना है, और रिलायबली साथ है या नहीं। अगर किसी भी वजह से, मतलब काश ये डिप्लोमेटिक वर्ड्स में बाइडेन साहब को समझाया जा सके कि देखिए, हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं आपके साथ जो हम रशिया के साथ करते हैं, लेकिन वो हमें सूट करना चाहिए। आपकी टेक्नोलॉजी आप हमें ट्रांसफर करेंगे? आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हमारे साथ ट्रेड बैलेंस बनाना कोशिश करेंगे? आप नहीं करेंगे। आप ये जो पूरी दुनिया में इल फेमस आपका जो ट्रेड वॉरफेयर चल रहा है आर्म्स का, ये थोड़ा कम या बंद करेंगे? आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हेल्थ से रिलेटेड इंडिया की मदद करेंगे? आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने देखा कोरोना वैक्सीन के पीछे कितना डिस्प्यूट रहा शुरुआत में यूएस के साथ। देखिए, समझने वाली बात यह है कि हर वो कंट्री इंक्लूडिंग चाइना, अगर चाइना ने अपने अंदर देखकर अपने आप को डेवलप किया है, किसी की चिंता नहीं करी, सिर्फ उसने अपना ट्रेड के ऊपर ध्यान रखा, कॉमर्स इकोनॉमी के ऊपर ध्यान रखा, आज सारे के सारे उसको सलामी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग रशिया। तो वो जो आप सेटिस्फाई वाली बात कर रही हैं, वो सेटिस्फाई आज दुनिया में सिर्फ वही कर पाएगा जो इकोनॉमिकली अपने को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, मिलिटरली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, तब कहीं जाकर आप लोगों की सोच। आज हम रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वी हैव स्टार्टेड इट सर। लेकिन सवाल यह है कि आज की दौर में भी ये देखा जाता है कि चाइना और भारत के बीच में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, हमने देखा है परिस्थितियां बनी भी हैं, और ये कहा जा रहा है कि चाइना अभी चुप नहीं बैठा हुआ है। रूस को ये कहा जा रहा है कि वो चाइना का जूनियर पार्टनर है। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या सर, कर्नल सर? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह पाऊंगा, ये जूनियर पार्टनर अगर चाइना है तो चाइना सुसाइड कर लेगा। नहीं, चाइना का जूनियर पार्टनर रूस को कहा जा रहा है। ओह यस, आई वाज अबाउट टू से, थैंक यू वेरी मच, आपने क्लियर कर दिया। जी जी।
क्योंकि अदरवाइज ये तो चाइना की ईगो को बहुत झटका लग जाएगा। लग They will not be जाता बिल्कुल। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं सीधे बोल रहा हूँ। देखिए, जहां तक बात है चाइना, ये यूएस का, यूएस चाइना के बीच में एक्चुअली अगर देखा जाए, या ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में देखा जाए, झगड़ा किस बात का है? इकोनॉमिक जायंट बनने का, ऑल्टरनेटिव करेंसी लाने का। मैं जानना चाहता हूं कि यूएस कब तक अपना ये हंटर और ये चाबुक चलाता रहेगा डॉलर का, कि सिर्फ डॉलर ही सब कुछ है? क्यों भाई? कि अगर दो देश आपस में एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, आज भी हमारा ट्रेड रशिया के साथ ले लीजिए, रशिया से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। भाई, अगर मेरा वो ट्रेड ऑफसेट हो सकता है रुपीस के बदले में, बार्टर में कुछ सामान देने के बदले में, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए? यानी भारत को अपने हितों को सर्वोच्चता देनी होगी, उसको पहले वरीयता देनी होगी, और यही हो रहा है दुनिया में। इसीलिए इस मुलाकात में भी भारत को अपना स्टैंड वही रखना होगा। यस बैल साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कुछ वॉर ब्रेकिंग्स आ रही हैं, सीधे रुक कर लेते हैं वॉर जोन से। अब वॉर ब्रेकिंग का रुक करते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, जरा वॉर ब्रेकिंग पर रुक करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जारी किए हैं नए आंकड़े, यूएन की तरफ से आंकड़े आए हैं। देखिए क्या है, युद्ध के कारण 45 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह भविष्यवाणी भी कर दी है कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था आधी रह जाएगी। जो परिस्थिति बनी है उसमें यूक्रेन को झटका लगना ही लगना है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र ने जारी किए नए आंकड़े, और ये कहा जा रहा है कि 45 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, यानी शरणार्थी संकट भी दुनिया में बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी इन सब के बीच एक भविष्यवाणी की कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था आधी रह जाएगी, और इसका असर, इस युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, यह भी कहा गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। उधर एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग है, यूक्रेन के इज्यूम शहर की तरफ रूसी सेना बढ़ रही है। रूसी सेना ने बदला अपना प्लान, प्री वॉर स्ट्रैटेजी फेल हुई है और इसीलिए प्लान लगातार बदलता जा रहा है। रूस राजधानी कीव से अब अलग हटकर 13 किलोमीटर लंबा काफिला इज्यूम शहर की तरफ रवाना हो गया है। ये खबर आ रही है कि यूक्रेन के इज्यूम शहर की तरफ रूसी सेना अब बढ़ रही है। रूसी सेना ने अपना प्लान बदल लिया है और इस बदले हुए प्लान के तहत कीव के उत्तर में स्थित इज्यूम शहर की तरफ ये काफिला निकल पड़ा है। 13 किलोमीटर लंबा काफिला इज्यूम शहर की ओर रवाना हो चुका है। वॉर ब्रेकिंग के साथ ही एक बार फिर से अपने मेहमानों की तरफ चलते हुए एस बहल साहब, देखिए एक के बाद एक ही वॉर ब्रेकिंग आती रहेंगी। सवाल ये है, आइए बहल साहब के पास अब चलते हैं। सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का यह 47वां दिन है। प्री वॉर स्ट्रैटेजी में रूस लगातार बदलाव कर रहा है, यूक्रेन को लगातार लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलते चले जा रहे हैं। इन सब के बीच हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अगर बात होती है तो इस युद्ध को रोकने को लेकर क्या कोई पहल हो पाएगी। इस पहल में एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप दोनों ने ही कहा कि पहले हमें अपना हित देखना है, पहले हमें भारत को कहां स्टैंड करना है ये डिसाइड करना होगा। दो चीजें मैं यहां पर आपसे पूछना चाहती हूं। इस पूरे 47 दिन में हमने ये देखा कि पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है 3 बार होती है, जेलेंस्की से भी बात होती है 2 बार होती है, और इन 47 दिनों के बाद अब जो बाइडेन से पहली मुलाकात हो रही है, इसे महामुलाकात कहा जा रहा है। 3 और 2 के रेशियो में पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही भारत से कुछ उम्मीद रख रहे थे। वो उम्मीद सीधे सीधे भारत ने एक लाइन में पूरी की कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन 10 बार की वोटिंग में रूस के लिए कुछ भी नहीं किया, वो तटस्थ रह जाता है। इसके बाद क्या ये जो बिहेवियर है भारत का, वो पहले ही क्या अमेरिका को एक मैसेज नहीं दे चुका है? क्या अमेरिका को पता नहीं है कि भारत का स्टैंड क्या होगा? और अगर अमेरिका को पता है तो फिर उसकी प्री प्लानिंग क्या है भारत के सामने? वो किस तरीके से अपने बातों को रख सकता है, क्या कह सकता है? बहल साहब, देखिए, जब उनके डिप्टी एनएसए आए थे दिलीप सिंह, तो उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि आपका टाइम आ गया है चूज करने का, और अगर आप चूज नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी कि इसके परिणाम हो सकते हैं आगे आके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब चीन अगर आपके अगेंस्ट जाता है या अग्रेशन दिखाता है तो सिर्फ यूएस ही है जो आपके साथ खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बहुत क्लियरली ये मैसेज हमको दिया था अपनी विजिट के अंदर। अब भी देखें तो जो बाइडेन जो बोलेंगे वो भारत को यही बोलेंगे कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, अब आपको शायद अपने साइड्स को चूज करना पड़ेगा। हम समझते हैं
कि 50 से 60% जो इक्विपमेंट भारत लेता है डिफेंस की, वो रशिया से लेता है। और अगले 10 साल तक इसमें कोई बदलाव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इक्विपमेंट अभी यूज हो रही है और अभी काफी इक्विपमेंट आनी है। जैसे कि S-400 का एक ही यूनिट आया है, 4 और यूनिट आने हैं, अकुला सबमरीन आई है, और आते ही और भी जो T-90 टैंक आने हैं, दूसरे जहाज MiG-29 Su-30 आने हैं अभी रशिया से। तो कहीं ना कहीं अभी हमारी डिफेंस की बहुत सारी इक्विपमेंट ने आना है, और कभी भी भारत ये नहीं कह सकता कि वो डिफेंस इक्विपमेंट को ना ले। अमेरिका चाहता है कि धीरे धीरे हम ये डिपेंडेंस जो है डिफेंस इक्विपमेंट की, वो बड़ा चेंज करके अमेरिका की तरफ करें। भारत ने $26 बिलियन, आप इसका ध्यान रखिए, $26 बिलियन की डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से ली है 2007 से लेके आज तक। यानी कि कहीं ना कहीं लास्ट 5 साल में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट होम दिखना शुरू हो गया है, यानी कि उनसे हम ले रहे हैं इक्विपमेंट। लेकिन साथ साथ में हमें अमेरिका भी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में अगर क्वाड्रिलेटरल स्ट्रांग है तो चाइना के ऊपर एक फ्री एंड ओपन सीज के साथ साथ फ्री एंड ओपन पॉलिसीज और एक इंटरनेशनल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पे बातचीत रख के और अपनी जो हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको बचा सकते हैं हम। लेकिन अगर हम टोटली रूस की तरफ जाते हैं तो वो भी नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा कंट्रोल चीन के ऊपर कम हो जाएगा। जैसे कि आप कह रहे थे कि रशिया कहीं ना कहीं झुकाव चीन की तरफ है, और हम टोटली अमेरिका की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अगले 10 साल तक कम से कम हमारी डिपेंडेंस रशियन डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर है और उनके सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी पे है। तो अब जो बात हमारे ऊपर आ रही है उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि जो भारत ने अपना कार्ड प्ले करना है वो प्ले करना है इस लैंग्वेज के अंदर, जो लैंग्वेज अमेरिका समझता है। अमेरिका प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट को समझता है, और जब भी वो बात करता है, वो अगर आपको ट्रंप साहब की 2 वर्ड्स बताऊं, अमेरिका फर्स्ट, जो उनका डायलॉग था। लेकिन जो बाइडेन की सोच ट्रंप से अलग है ना सर, जो बाइडेन की तो सोच ट्रंप से अलग है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जो सोच है वो और हार्डन हो गई है। इनफैक्ट अब जो वो अमेरिका फर्स्ट ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ये समझते हैं कि जो अपनी प्रायर नेशनैलिटी है, जो हमारे अपने हित हैं, उनको पहले प्रायोरिटी देनी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बार बार, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, जैसे कि कर्नल साहब भी कह रहे हैं, कर्नल साहब मैं एस बहल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आ रही हूँ कि लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ये चाहेगा कि बार बार भारत को बताने की जरूरत होगी कि अब वक्त आ गया है कि एक तरफ आप हो जाइए। लेकिन भारत के सामने किसी एक को महत्व देना या दोनों को बराबरी पर रखना क्या एक चुनौती नहीं है? ये बराबरी पर रखने की पोजीशन में आज की तारीख में भारत किस तरीके से रखेगा? ये सवाल हमारी तरफ से इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि बिल्कुल सही है कि रशिया पर हमारी डिपेंडेंसी है अभी, अगर हम अब आर्मी आर्टिलरीज और एम्यूनिशंस के हिसाब से देखें। लेकिन अगर हम ट्रेड अफेयर्स के हिसाब से देखें तो अमेरिका के साथ भी हमें कंपैटिबल होना पड़ेगा। तो दोनों को एक ही तराजू में तो एक ऊपर एक नीचे होता है ना सर, और हमें किसको ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए, यही तो हमारे सामने एक चैलेंज है। देखिए, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि हमें तराजू में किसी को नहीं तोलना। हमारा जैसे जैसे जो इवेंट आता जा रहा है हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। एक बड़ा साधारण एग्जांपल देता हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि पाकिस्तान हमारे साथ एक तरह से दुश्मन देश का व्यवहार करता आया है। बिल्कुल जी। आप बता दीजिए जी। हमने दी ना, देखो दैट वाज राइजिंग अबव एवरीथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, देखिए जो इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा वॉरफेयर वेस्ट कर रहा है, आपने ही बताया, वर्ल्ड बैंक ने बोला है 50% रह जाएगी इकोनॉमी यूक्रेन की 1 साल में। ठीक है भाई, मैं अब आपके ऊपर विश्वास करूं या आप ही के काउंटर पार्ट्स ने बोला हुआ है कि 90% यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका है। तो एक ये 10% जो बचा है, और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ 90%, ये आप भी सुन रहे होंगे पिछले 7, 8, 10 दिन से चल रहा है 90% बर्बाद, 90% बर्बाद। भाई 90% आपने कंट्री को तो मरवा दिया, और ऊपर से आप बोलते हैं नहीं जी इकोनॉमिकली अभी भी वो 50% ही बर्बाद हुआ है। दैट मींस इट इज स्टिल इन प्रॉस्पर। ये दिस इज कॉल्ड एज कि जब आप वो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं, बड़ा जरूरी है परिणाम। आपने बोला कि यूएस बोलेगा कि आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भाई साहब पूरी दुनिया
आपके स्टैंड का परिणाम बहुत रही है। आपने अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में क्या किया, सब छोड़ दीजिए, यूक्रेन में क्या किया। क्यों बोला आपने उनको कि हम आपके साथ खड़े हैं? आज आप ताइवान के लिए भी बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप सिर्फ खड़े हैं, आप और इससे आगे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ये भी पॉलिसी है जी कि हम अपने सैनिक भेजेंगे नहीं। सीधी सीधी बात। एक बड़ी जरूरी बात आपने बोला कि यूएस विल स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट चाइना। अब आपने आज तक किसके साथ खड़े हुए हैं मुझे ये बता दीजिए, जो, क्योंकि देखिए हिस्ट्री से सीखना तो पड़ेगा। एंड डिप्लोमेसी मुझे भी सिखाती है कि वेरी गुड, वी वुड लाइक यू टू स्टैंड विद अस, लेकिन यू हैव टू प्रूव इट। आप अगर अपने को रशिया के साथ कंपेयर करते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, आपके जो इकोनॉमिकली आपकी जो इंडस्ट्री चाइना से बाहर आई है उसको इंडिया में लगाइए, हमारा फेथ आपके ऊपर बढ़ेगा। आप हाईटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करिए। आप वो जो सीक्रेट चीजें आप अपने पास रख रहे हैं मेटलर्जी की रिलेटेड, वो नहीं होगा, हमारे साथ वो होगा नहीं। आपको 16 नहीं, वो क्यों नहीं होगा? क्यों? अरे आप क्या लग रहा है कि रशिया पागल है जो आपको अपना न्यूक्लियर सबमरीन दे देगा? आप नहीं देंगे और आप बोलेंगे हमें बराबर रखा जाए। कैसे बराबर हो सकता है? मेरे स्ट्रेटेजिक एम, मेरे इकोनॉमिक एम में अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते तो साहब परिणाम भुगतने के लिए मुझे लगता है यानी एक बात तय है कि आज जो कुछ भी बातें होंगी उसमें इतिहास के पन्नों को भी पलटकर देखा जाएगा। इतिहास के पन्नों में किसने कितना साथ दिया। जी इतिहास के पन्नों को भी पलटा जाएगा। और बहल साहब लास्ट कमेंट आपके साथ, जब इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो रशिया साथ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट अबाउट अमेरिका अगेन? जी बिल्कुल लावनी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इस वॉर को रोकने के लिए भारत और अमेरिका क्या कर सकता है, उस पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ। मैं ये एक रोल भारत का दिख रहा है जिसके अंदर भारत मदद कर सकता है, और वो रोल था जैसे हमने अपने बच्चों को निकाला था वहां से, यूक्रेन से, उसी तरीके से जो सिविलियन पॉपुलेशन मारियोपोल में या ऐसे शहरों में फंसी हुई है, अगर रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ मिलके और अमेरिका के साथ मिलके भारत और ऐसी पॉपुलेशन को निकाले वहां से। ठीक है, यानी उनके लिए एक सेफ पैसेज बनाने की जिम्मेदारी भारत को उठा लेनी चाहिए, और जब हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ऐसा करेंगे तो एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत विस्तार से आपने आज इस मुद्दे को समझाया है। अब नजर बनी रहेगी, वर्चुअल मीटिंग होनी है भारतीय समय के अनुसार रात के 8:30 बजे ये मीटिंग होगी, और इस मीटिंग से ही तय हो जाएगा खासतौर से कि अमेरिका जो चाहता है, भारत जो चाहता है, इन सब के बीच में भारत अमेरिका को वो संदेश देने में क्या कामयाब हो जाएगा जहां भारत का अपना हित सर्वोच्चता पर रहता है, और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने में भारत की जिस भूमिका की उम्मीद दुनिया कर रही है, क्या इस मुलाकात में उस उम्मीद पर भी एक नई रोशनी मिल पाएगी? नजर बनी रहेगी। अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज वॉर जोन से बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।